वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 6 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के। यह है टेस्ट नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 दिसंबर को एग्ज़ाम है और आज हो गई है 21 अक्टूबर। ठीक है, देखिए इस टेस्ट सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये 7 चल रहा है ना, 7 तक पहुँच सकते हो। कंटिन्यूसली सबका रिविज़न करते रहिए और कवर करेंगे 150 से ऊपर या 200 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से किस युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? बताइए, इनमें से किस युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लौह युग को नहीं कहा जाता, न पाषाण युग को भी नहीं कहा जाता, पुरा पाषाण युग को भी नहीं कहा जाता, ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन भी मिलता है, उन्हें बोलते हैं ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ या युग। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। मिट्टी के बर्तनों को बोलते थे मृदुभांड। मृदभांड। तो नीला हरा रंग के तो होते नहीं थे ये, हरा तो रंग था ही नहीं ना। पांडु नहीं, लाल और काले थे। जो इसकी ऊपरी परत होती थी लाल रंग की और नीचे जो है काले रंग से इसका डिज़ाइन बनाया जाता था। तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अगर काला होता तो एक आंसर उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो जाता। ठीक है, तो अभी आंसर क्या है? डी। तो देखिए, हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग होता था। जैसे ही सभ्यता आगे बढ़ी, परिपक्व हो गई, तो उसमें क्या हुआ? हाथ से चलित चाक का प्रयोग होने लगा। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां होती थी। ठीक है, एक तो बिना डिज़ाइन वाले और दूसरे डिज़ाइन वाले, मतलब चित्रित मृदुभांड। चित्रित मृदुभांड। मृदुभांडों मृदुभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। किसका? रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्की भूरे लाल रंग का रूप जो है वो ग्रहण कर लेते थे। ये मृदुभांड जब रेतीली मिट्टी वाले पकते थे तो हल्के भूरे लाल रंग के रूप में जो है ग्रहण कर लेते थे ये रंग। और इन मृदुभांडों की ऊपरी सतह पर लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। तो सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? लाल रंग और काला रंग से बने होते थे हड़प्पा सभ्यता के मृदुभांड, यानी बर्तन, मिट्टी के बर्तन। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है इसमें? पकी ईंटों से बनी हुई इमारतें, पूजा स्थल, कला, वास्तुकला, इसकी नगरीय सभ्यता। देखिए सबको पता होगा अगर अच्छे से पढ़ा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, उसकी एक विशेषता, बड़ी विशेषता यह है कि वो एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। बिल्कुल इसमें पकी ईंट से बनी हुई इमारतें हैं, इसलिए तो नगर नियोजन की व्यवस्था करती है ये। तो उत्तर यहाँ पर एक से अधिक सही हो रहे हैं। ए भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पकी हुई ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार एवं अन्नागार प्रमुख हैं। इनकी सतह पकी ईंटों की है जिसे जिप्सम से जोड़ा गया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई। किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का एक हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का एक हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से नहीं हुआ, लोथल गुजरात से नहीं, कालीबंगा राजस्थान से नहीं, हरियाणा के बनावली से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित है बनावली, वहाँ से टेराकोटा का एक हल प्राप्त हुआ है। सीधे सीधे पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध या 10 राग युद्ध भी बोलते हैं इसको, ये परूषणी नदी के किनारे या तट पर लड़ा गया था
और परुष्णी किसका वर्तमान मतलब प्राचीन नाम था इनमें? ये था रावी का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी 10 राग युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन कौन कौन थे? अनु, दुह, यदु, पुरु और तुवसु तथा 5 लघु जनजातियां जो हैं इसमें सम्मिलित थी, जिनके पुरोहित कौन थे? विश्वामित्र थे। तो किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। किसने हराया? सुदास ने। कहाँ का? भरतों का राजा था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख इनमें से किस में है? रामायण में है क्या? रामायण में नहीं है, यजुर्वेद में भी नहीं है, सामवेद में संगीत है, ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र और यह मंत्र जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। कौन सा? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सामवेद से संगीत मिला है, ठीक है। अथर्ववेद से जादू टोना बहुत पूछते हैं उसको। और यज्ञ कहाँ से मिला है? यजुर्वेद से, उसका वर्णन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। ऋग्वेद संहिता का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद संहिता का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम से कई स्टूडेंट 7 लगाकर गलत कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। 9वें मंडल से संबंध है इसका। सी है इसका आंसर। तो ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल के सभी 114 जो मंत्र हैं वो सोम को समर्पित हैं। सोम है क्या वैसे? सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य प्रजापति गोमती नहीं थी, प्रभास भी नहीं था, यशोदा भी नहीं, जमाली था। कौन था? जमाली। ऑप्शन नंबर डी। तो महावीर का जन्म हुआ था एक क्षत्रिय वंश में और सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। और कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, जिससे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। और उस पुत्री का विवाह हुआ था जामाली नाम के एक क्षत्रिय से। यानी एक तरह से देखा जाए तो जामाली इनका दामाद हो गया। तो महावीर स्वामी का अनुयायी जो था ये जामाली ही था और यह इनका प्रथम शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए यह सुंदर सी पृथ्वी अपनी बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री। ऊपर का हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो इंडिया इसकी स्थिति यहाँ है ना, इक्वेटर तो नीचे से निकल जाती है। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या? भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। इतना ही है ना? करेक्ट है दूसरा भी। और भारत का मुख्य भाग 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। ये पता होना चाहिए आपको, ये नंबर में याद रखना। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो असत्य तो अभी तक कोई मिला नहीं, 3 स्टेटमेंट हो गए। भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ये भी सही है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, असत्य कोई है नहीं इसमें, इसलिए हम इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी। इनमें से ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे सत्य हैं ये। तो भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और सन 2004 में आई थी सुनामी, उसके कारण ये तब से जलमग्न है। भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी जो बिंदु है, उत्तरी बिंदु को याद रखना, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। है कहाँ पर ये? जम्मू कश्मीर में। और सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, ये कहाँ पर है? गुजरात में।
सबसे पूर्वी है किबिथु, ये कहाँ है, अरुणाचल में। तो समझ लीजिए इसको, यहाँ है इंदिरा पॉइंट, सबसे किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिम में गुजरात में इंदिरा कॉल है, पश्चिम में गुजरात में गुहर मोती है, उत्तर में जम्मू कश्मीर में इंदिरा कॉल है। ये चारों के चारों पता होना चाहिए। उत्तर में इंदिरा कॉल और जो कि जम्मू कश्मीर में है, पश्चिम में है गुहर मोती जो गुजरात में है, पूरब में है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। पहला स्टेटमेंट है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इतना ही है क्या। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील भारत से बड़ा है और भारत के उत्तर, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हिमालय अवस्थित है। भारत के उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, करेक्ट है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल कनाडा से अधिक है। देखिए सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है ना वो रूस का है, रूस के बाद है कनाडा। तो ये गलत हो गया ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला सही है। उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में नवीनतम वलित पर्वत हिमालय है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, सही है भी। और भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील बिल्कुल करेक्ट है, भारत से बड़ा है। तो गलत कौन सा है यहाँ पर, डी गलत है, कनाडा ज़्यादा है। तो देखिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल है कितना, 32,87,863 वर्ग किलोमीटर कुछ इतना है, और विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है 2.4%। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहला कौन सा है, रूस है, दूसरा कौन सा, कनाडा, तीसरा कौन सा, यूएसए, चौथा चीन, ब्राज़ील 5वां, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत। इतना तो पता ही होना चाहिए ना। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत का नाम हिमालय है। प्रश्न क्रमांक संख्या 10 पर आ जाइए। पुडुचेरी जो है ना, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके विभिन्न जिलों और उनकी अवस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये बता चुका हूँ पहले मैं टेस्ट सीरीज़ में। कहाँ कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और केरल में है। अब तमिलनाडु तो दो बार दे रखा, द्वंद्व पैदा कर दिया, थोड़ा डीप जाकर पढ़ना पड़ेगा। तो यनम आंध्र प्रदेश के यनम में है, सही है। और केरल के माहे में, ये भी सही है। अब तमिलनाडु के कराईकल में है या तिरुचिरापल्ली में है। तो तमिलनाडु के कराईकल में है, तिरुचिरापल्ली में नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसमें, डी नहीं है। तो देखिए पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के पश्चिम में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए ज़िलों से मिलकर बना, मतलब इसका एरिया जो अलग अलग फैला है। ये ज़िले पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे हैं, है ना। तो यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, कराईकल तमिलनाडु में, और माहे जो है वो केरल में अरेबियन सी में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत का राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करता है, मतलब लैंड बाउंड्री भी बनाता है किसी दूसरी देश के साथ और तट के साथ भी है सीमा। अब राजस्थान तो पानी से कहीं दूर दूर तक है ही नहीं इसका, है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। पंजाब में लैंड मतलब स्थलीय सीमा तो है पाकिस्तान की राजस्थान के साथ, लेकिन तटीय नहीं है। पंजाब की पाकिस्तान के साथ स्थलीय लेकिन तटीय नहीं है। मिजोरम की बांग्लादेश के साथ स्थलीय है लेकिन तटीय नहीं है ना। म्यांमार के साथ भी है इसकी। तो पश्चिम बंगाल इसका उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ स्थलीय है और बंगाल की खाड़ी के साथ जो है तटीय भी है। तो डी हो जाएगा ना इसका आंसर। पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। ये वाली जो लंबाई है ये अधिक है इन कंपेरिजन टू दिस। ये है 3241 और ये है 9233, मतलब कमी है ये वाली पश्चिम से पूरब वाली, गुजरात से अरुणाचल वाली। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, बिल्कुल करेक्ट है। मिर्ज़ापुर से गुजरती है ये। भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी अवस्थित है, करेक्ट है ये भी। मैकमोहन रेखा भारत और अब पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण रेखा थोड़ी है,
मैकमोहन तो इंडिया चीन के बीच है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ है ना, तो गलत क्या है इसमें, ये वाला गलत है। तो देख लीजिए, भारत देश की उत्तर से दक्षिण की जो वास्तविक दूरी है, मतलब ये वाली जो है 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम में इसकी कितनी है 2933 किलोमीटर, यानी कम है ये वाली, ये लंब जो डाल रही है ये ज़्यादा है। बाकी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ये पता होगा आपको। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक या उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया था, इम्पोर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि 1992 का प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। 1973 में है, सॉरी 1992 का प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1973 में है प्रोजेक्ट टाइगर, दो बार है तो प्रोजेक्ट टाइगर ही हो गया। 1980 में क्या है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। 1972 में क्या है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972, याद रखना, ठीक है। अब पक्का प्रिंटिंग मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन पक्का 1992 रखना था, लेकिन हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो इसका आंसर क्या है, ये है 1992, याद रखना। प्रोजेक्ट टाइगर, सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सॉरी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो कब है, वो है 1986, याद रखना, 1986 है। और ये तो दोनों सन जो हैं प्रोजेक्ट टाइगर की हैं, एलिफेंट 1992। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित दर्रे और उनसे संबंधित राज्य के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बनिहाल दर्रा के सामने त्रिपुरा लिखा है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, थांगला दर्रा उत्तराखंड। देखिए, थांगला हो गया, या फिर नीतीला हो गया, माना हो गया, ये जो है उत्तराखंड के दर्रे हैं, सही है। बुरजिल हो गया, बनिहाल हो गया, ये जम्मू कश्मीर के दर्रे, दोनों करेक्ट हैं। बुमला बोमडिला जो है वो त्रिपुरा में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है इनमें। कपास पेड़ से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक है। ऊन भेड़ से, ठीक है, तो प्राकृतिक है। रेशम भी प्राकृतिक है। नायलॉन सिंथेटिक है, मतलब क्या है ये, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। तो कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, एक तरह से रेशा, जैसे कि कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया, ठीक है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, एक लाइक किया कीजिए, उससे ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।